अवध पंच की ओर से राम राम भैया। आज मैं बात करना चाहता हूँ शिक्षा की। पिछले अंक में मैंने कहा था कि इस बार बंगाल के चुनाव पर बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में अभी थोड़ा समय है, वो खबर इंतज़ार कर सकती है। लेकिन शिक्षा, जिसके बारे में हम समझते हैं कि हम सब जानते हैं, सब कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं, दरअसल चूक वहाँ रहे हैं। और ये चूक सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं है, ये चूक सिर्फ राजनीतिक दलों के स्तर पर नहीं है, ये स्कूलों में अध्यापकों की उनके अनुभव के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में नहीं है, बच्चों के बारे में नहीं है, ये समाज की सोच के बारे में है। मैं विष्णु पुराण की एक पंक्ति का एक श्लोक है, उसका एक हिस्सा है, सा विद्या या विमुक्तये। बहुत कम लोग हैं जो ये पूरा श्लोक जानते हैं और उसका सही सही अर्थ भी जानते हैं। सा विद्या या विमुक्तये तमाम स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में, संस्थाओं जो शिक्षा के संबंध में संस्थाएं बनाई जाती हैं उनमें उनके ध्येय वाक्य के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन ये पूरा जो श्लोक है उसको समझना आवश्यक है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। मतलब ये कि जो कर्म आपको बंधन से मुक्त करे वही कर्म है। जो विद्या आपको बंधनों से आजाद करे वही विद्या है। तो अगर यही विद्या है तो बाकी जो हम कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर वो क्या है? तो उसका भी इसी श्लोक में विष्णु पुराण के जिक्र है। और इसी श्लोक का अगला हिस्सा है कि आया साया परम कर्म विद्यान्य शिल्प नैपुणम। इसके अलावा जो कुछ है, अगर वो आपको बंधनों से मुक्त नहीं कर रहा है, चाहे वो कर्म हो, चाहे शिक्षा हो, विद्या हो, इसके अलावा जो कुछ है वो विद्या नहीं है, वो शिल्प नैपुण्य है। आपको स्किल करता है, बस इतना ही है। तो ये आपको एक तरह का ये समझ पैदा करनी होगी कि जो समझ हमारे समाज में, हमारे ऋषियों मुनियों में, हमारे लोगों में अरसे से पहले थी। वो ये जानते थे कि शिक्षा क्या है और उसका महत्व क्या है, और उसकी दिशा में उन्होंने काम भी किया। उन्होंने ये श्लोक ऐसे ही नहीं लिख दिया होगा कि आप ये पढ़ लें और इसको ध्येय वाक्य की तरह इस्तेमाल करें और भूल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ध्येय वाक्य महात्मा गांधी ने 1917 में जब वो चंपारण गए थे तब समझा था। तब इसका अर्थ उन पर खुला जब उन्होंने चंपारण की धरती पर कदम रखा और देखा कि समस्या जो नील की खेती है, तिनकठिया है, किसानों की जो बदहाली है, वो अंग्रेज़ों की वजह से है। और अंग्रेज़ सफल क्यों हैं, लोग विरोध क्यों नहीं कर पा रहे, खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? तो उन्होंने कहा ये शिक्षा का अभाव है। जब तक चंपारण का आंदोलन चलता रहा, गांधी ने इस दिशा में इसको थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिया था, रोक लिया था। लेकिन जैसे ही आंदोलन में सहमति हुई, तिनकठिया समाप्त हुआ, नील की खेती पर अंकुश लगा, तो गांधी जी ने एक बैठक में ये कहा कि अब समय आ गया है कि तिनकठिया जैसी परंपराएं वापस ना आएं। ये व्यवस्था करने के लिए ज़रूरी है कि हम शिक्षा पर ध्यान दें। और इसके लिए उन्होंने तय किया कि 6 स्कूल खोले जाएंगे। उसके कहाँ से विद्यार्थी, कौन आएगा? खेत में काम करने वाले लोगों के बच्चे जो खुद खेत में काम करते थे ताकि परिवार चल सके, घर चल सके,
वो आएंगे कि नहीं आएंगे, एक समस्या ये थी। दूसरी समस्या उससे बड़ी थी कि शिक्षक कौन होगा, पढ़ाएगा कौन। और गांधी के साथ जो लोग थे वो अधिकतर मराठी भाषी या गुजराती भाषी थे। तो गांधी ने कहा कि सवाल भाषा का नहीं है, सवाल शिक्षा का है। सवाल इन लोगों को इन स्थितियों से मुक्त करने का है, और उसके लिए आपको शब्द ज्ञान की आवश्यकता से अधिक ध्यान इस बात पर देना है कि ये लोग साफ सफाई रखें, स्वच्छता का महत्व समझें, और ये समझें कि क्या बात इनके हक में है और क्या नहीं है, और उसके खिलाफ अगर ज़रूरी हो तो आवाज़ उठाएं। गांधी ने जो 6 स्कूल खोलने का निर्णय किया था, चंपारण का आंदोलन जब ख़त्म हो गया, उसका लक्ष्य पूरा हो गया, तो पहला स्कूल मोतिहारी से 20 किलोमीटर पूर्व बड़हरवा लखनसेन में खोला। दूसरा स्कूल भितिहरवा में स्थापित हुआ, वही भितिहरवा जहां वो राजकुमार शुक्ल के साथ गए थे। राजकुमार शुक्ल वही आदमी है जो गांधी को कलकत्ता से चंपारण लेकर आए थे। राजकुमार शुक्ल का गांव था मुरली भरा हुआ, और उसके रास्ते में भितिहरवा पड़ता था। तो गांधी के मन में था कि भितिहरवा में स्थितियां बहुत खराब हैं, वहाँ एक विद्यालय होना चाहिए। तो दूसरा विद्यालय भितिहरवा में खुला और तीसरा मधुबन में। बाकी के 3 विद्यालय खोलने की नौबत नहीं आई, समय ही नहीं मिला, क्योंकि तब तक खेड़ा का आंदोलन गुजरात में शुरू हो गया था और लोग लगातार गांधी से कह रहे थे कि आप आइए और नेतृत्व करिए, और गांधी को लौटना पड़ा, वो खेड़ा चले गए। तो 3 विद्यालयों के बाद वो परंपरा रुक गई, और अगले 3 विद्यालय जो खुलने थे वो कभी नहीं खुले। जो खुले थे गांधी के जाने के बाद, और आज चंपारण के 100 साल से ज़्यादा हो रहे हैं उसके बाद, अगर आप भितिहरवा के विद्यालय की स्थिति देख लें तो जैसा झाड़ फूस का विद्यालय बनाकर गांधी ने शिक्षाएं शुरू की थी, कक्षाएं शुरू की थी, जिसमें कस्तूरबा गांधी भी एक अध्यापिका के रूप में काम कर रही थी, वो उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वो बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति में है, बल्कि उसकी जो भूमि पास के मंदिर ने और जो दान में दे दी थी, जो लोगों ने सहयोग किया था, वो सब भी चला गया। ज़मीन पर अनधिकृत कब्जा हो गया, स्थितियां बिल्कुल खराब। वो कहने के लिए विद्यालय बचा है, सरकार उस ओर ध्यान दे तो शायद उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। यही हाल मधुबन का हुआ, हालांकि उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है। और बड़हरवा लखनसेन तो आप समझिए कि वहाँ एक पक्की इमारत ज़रूर बन गई है, एक कमरा है जिसमें कुछ किताबें भी हैं, और एक कमरे में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, डेस्कटॉप। तो लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन गांव पर उसका असर कितना है नहीं मालूम। ये सा विद्या या विमुक्तये। दूसरा जो संगठन, जो व्यक्ति, जिस समाज के जिस हिस्से ने इसको समझा था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। और उसके पास उतने भी संसाधन नहीं थे, तो एक कमरा 5 रुपए महीने पर, उस जमाने में, ये 1952 की बात है, गांधी के करीब करीब 30 साल बाद, 32-35 साल बाद, सन 52 में 5 रुपए महीने पर एक कमरा किराए पर लेकर एक विद्यालय शुरू किया। और एक चौबे जी थे जो लाल गमछा कंधे पे डाले पैदल चले आते थे और पढ़ाते थे। ये जगह जो है वो एक अखाड़ा हुआ करती थी, पहलवान लोग वहाँ कुश्ती करते थे, पीपल का बड़ा सा पेड़ था। अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बन गया है, पक्की इमारत हो गई है, सब पूरा एक कॉलोनी बस गई है। वो पक्की बाग अखाड़ा कहा जाता था गोरखपुर का। उसमें एक कमरे में शुरू हुई वो संस्था जो शिक्षा पर अपने आप को केंद्रित कर रही थी, आगे बढ़ती गई, और आज उसकी 30,000 से अधिक शाखाएं हैं इस देश में। यानी कल्पना करिए कि अगर 100 बच्चे
वहाँ से पढ़कर हर विद्यालय से हर वर्ष निकलते हैं, तो ये संख्या कितनी होगी? वो चौबे जी नहीं रहे, उसके बाद की व्यवस्थाएं कैसे हुई? विद्या भारती नाम का एक संगठन बना जिसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया, वो सब होता रहा। शिक्षा के स्तर की बात छोड़ दीजिए, क्या पढ़ाया जा रहा है ये भी छोड़ दीजिए। हालांकि वो महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान जाना चाहिए था। नैतिक शिक्षा उसका संबल होना चाहिए था, उसका आधार होना चाहिए था, नींव वहां होनी चाहिए थी। भारतीयता, भारतीय समाज की सोच, ये उसका आधार होना चाहिए था। कितना है नहीं है ये आप उस विद्यालय में जाकर या उन विद्यालयों में जाकर देख सकते हैं, या किसी भी विद्यालय में जाकर देख सकते हैं कि नैतिकता पर कितना जोर है, समाज के प्रति उनकी सोच कैसी है, समाज को वो किस तरह से देखना चाहते हैं और उनके शिक्षक उन्हें क्या बता रहे हैं। मैं कह रहा था कि अगर आप ये कल्पना करें कि 100 विद्यार्थी हर विद्यालय से हर साल पास होके पढ़ के निकल रहे हैं, तो ये संख्या कितनी होगी? ये करीब करीब 30 लाख, या उसको और कम कर लीजिए तो 20 लाख मान लीजिए। 20 लाख विद्यार्थी हर वर्ष। और अगर इसको 10 साल या 20 साल या 30 साल के आंकड़े में देखना चाहेंगे तो ये संख्या करोड़ों में जाएगी। ये जो विद्या संगठन है जहां से ये शिक्षा दी जा रही है, वो सरस्वती शिशु मंदिर है, जिसका आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। शिक्षा को संघ कहां ले गया, और गांधी के बावजूद, कांग्रेस के बावजूद शिक्षा, गांधी का जो की कल्पना थी कि विद्यालय खोले जाएं और लोगों को पढ़ाया जाए, वो कहां गई? आप तुलना करके देख लीजिए, कमी कहां है। अगर आप संघ और कांग्रेस की तुलना करेंगे तो, और संघ के आज हाल फिलहाल के बयानों की ओर देखेंगे जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस विचारधारा शून्य पार्टी है, विचारधारा दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है, तो शायद उसका एक आधार है। और वो आधार कहां से आता है? वो सरस्वती शिशु मंदिर से आता है, वो शिक्षा से आता है। वो आधार सही है या गलत, आप उस पर बहस करिए, लेकिन स्थितियां जो हैं वो ये कि कांग्रेस ने अपना वैचारिक आधार खोया है और संघ ने उसे अर्जित किया है। मुझे एक घटना याद आती है, मैं वो बताना चाहता हूं। गोसाई जी का जिक्र कर दूं मैं एक बार फिर से। अवध का हूं इसलिए गोसाई जी बार बार लौट पड़ते हैं मेरे पास, और मैं उनको उद्धृत करता रहता हूं, उनके हवाले से चीज़ें कहता रहता हूं। ये परशुराम लक्ष्मण संवाद का किस्सा है, जिसमें एक आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुदेव आंख कतहु कछु नाही। लेकिन ये क्या है? मुदेव आंख कतहु कछु नाही कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण ने कहा जब उन्होंने देखा कि परशुराम बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं कि शिव का धनुष उठा लिया गया है, तोड़ दिया गया है, और वो नाराज होकर देख रहे हैं। तो गोसाई जी कहते हैं कि बेग करहु किन आँखिन ओटा। बड़े धीरे से, कनखी से लक्ष्मण ने देखा परशुराम की तरफ। देखत छोट खोट नृपोटा। परशुराम ने देखा कि वह तमाम छोटे मोटे राजा वाजा अपना खड़े हुए हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि बिहसे लखन कहत मन माही, कि जो लक्ष्मण जी थे वो मन ही मन हंसे, बोले नहीं कुछ, मन ही मन हंसे परशुराम के देखने और देखकर भी न देखने पर। और फिर कहा उन्होंने कि मुदे हुआ कतहु कछु नाही। तो लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं कि अगर ये आंख बंद कर लें तो समझ लीजिए कुछ है ही नहीं है। तो आप आंख बंद कर लें, आप ये समझें कि ये समाज ऐसे ही बदल जाएगा। आप न देखना चाहें कि 30,000 विद्यालय कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन चला रहा है, क्या हो रहा है उन विद्यालयों में, तो आपको तो रोने का अधिकार भी नहीं है।
नाराज होने का अधिकार नहीं है। आपने सारे अधिकार गंवा दिए हैं क्योंकि आपने शिक्षा की ओर नजर ही नहीं डाली। तो इस बार इतना ही। अगले अंक में जरूर मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि बंगाल के चुनाव पर बात करूंगा। तब तक के लिए राम राम।